हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, बैंकिंग सिस्टम मैंने कंप्लीट कर दिया था, बस लास्ट लेक्चर रह गया था 15 मिनट का। तो ऑलमोस्ट 2 या 3 सब हेडिंग्स हैं। आज 7 बजे से हमने एक तीसरा जो एक है बहुत बड़ा मेमथ लेक्चर चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और बाकी का जो साथ में पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता ही है, ठीक है। देखिए, ये इंडियन इकोनॉमी पीटी मेंस सभी स्टेट सिविल सर्विस के लिए, यूपीएससी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसके इंडियन इकोनॉमी जीएस के लिए कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नोट्स जरूर, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा वो ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इसमें तो समझा देता हूँ, बाकी नोट्स की अगर हम बात करते हैं तो चलिए देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमें चेक ट्रंकेशन सिस्टम पढ़ना था, है ना। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है कि यदि कोई खाता से संबंधित किसी, मान लीजिए जो चेक होता है ये किसी अन्य शहर के खाता धारक को प्राप्त हो। मान लीजिए आपका खाता इलाहाबाद में, किसी इलाहाबाद में खाता है और आपने चेक किसी को दिया और वो उसका खाता कहाँ, जयपुर में है, ठीक है। तो जयपुर में खाता धारक को अगर प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में चेक भौतिक रूप से उस शाखा में भेजा जाता था। पहले क्या होता था, जो चेक होता था तो इस स्थिति में उसे भौतिक रूप से उस शाखा में भेजा जाता था, लेकिन ये तो काफी लेंदी प्रोसेस था। तो इसमें कुछ परिवर्तन किया गया और उसमें से क्या किया गया कि उस चेक को अब भौतिक रूप से ना भेज करके उसी फॉर्म में स्कैन करके, ध्यान रखिएगा, क्या करके, स्कैन करके, और उसका प्रतिरूप की, मतलब ये वैसा तो नहीं है, मतलब कोई कॉपी तो नहीं है या कोई नकली तो नहीं है, उसका एक प्रतिरूप चेक किया जाता है। इसके बाद इसको रेटिफाई कर दिया जाता है, इसको जस्टिफाई, प्रमाणित कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब चेक जो भौतिक रूप से ना उपस्थित होकर के उसको, मतलब भौतिक रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं है, भौतिक रूप से भेजना जरूरी नहीं है, स्कैन के माध्यम से क्या किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। ये चेक ट्रंकेशन है, ठीक है। ये क्या है, चेक ट्रंकेशन है, ठीक है। अगला हम देखेंगे जैसे कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये क्या होते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो चलिए थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ये क्या बैंक होते हैं, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ बड़े बैंक होते हैं जो आरबीआई के द्वारा भारत के कुछ बड़े बैंकों को इस श्रेणी में रखा जाता है। जो कुछ बड़े बैंकों को क्या किया जाता है, इस श्रेणी में रखा जाता है। आखिर बड़े बैंकों का मेजरमेंट कैसे किया जाएगा, क्या कुछ तो ऐसा होगा कि कैसे हम कह देंगे कि ये छोटा बैंक है, कुछ बड़ा बैंक है। तो जी हाँ, तो उसके लिए क्या किया गया कि जैसे जो बड़े बैंक हैं जिनका इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा प्रभाव रखते हैं, तो उनको, जो बड़े बैंकों को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा गया। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ बड़े बैंकों की, तो इसमें से एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, और फिर एचडीएफसी हो गया, यानी एचडीएफसी हो गया। इसके बाद ये 3 बैंक हैं, ठीक है। ये क्या है, डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं, ठीक है। अब इसमें से इन्हें आखिर कोई तो मेजरमेंट होगा जिसकी मैं बात कर रहा था। जी हाँ, तो आरबीआई इन बैंकों को इस श्रेणी में तब सम्मिलित करती है जिनकी जो टोटल एसेट्स होती है, परिसंपत्ति, वो भारत के जीडीपी का करीब 2% होती है। कम से कम कितना, 2% होना चाहिए। मान लीजिए कि इसकी जो आपको ध्यान होगा, जिसकी जो परिसंपत्ति है तो कितना, 2% होना चाहिए ऑलमोस्ट भारत की जीडीपी का। किसका, जीडीपी का। तो जिस बैंक की इतनी परिसंपत्ति है, इतनी क्या है, परिसंपत्ति की यहाँ बात हो रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनकी परिसंपत्ति भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट का 2% हो, परिसंपत्ति की, मैं लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ परिसंपत्ति की। परिसंपत्ति मैंने बताया कि आप जैसे शेयर के भी माध्यम से, जैसे कि कैसे निकाली जाती है, जो मार्केट वैल्यू, वही तो परिसंपत्ति होती है। तो जितनी भी परिसंपत्ति है तो कुल जीडीपी का कम से कम 2% होना चाहिए, तब उस बैंक को डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक कहा जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्या है, जरा इस पे आप नज़र डालिएगा, अगली सब हेडिंग पे। अगर हम अगली सब हेडिंग की बात करते हैं तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, प्रॉम्प्ट 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 पीटी है ना, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, जरा इस पे थोड़ा सा आप 1 मिनट नजर डालिएगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, देखिए अगर हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात करते हैं, पीसीए फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के उद्देश्य से, सुधार के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा एक इनिशिएट किया गया, एक पहल करी गई। पहल क्या थी कि आरबीआई भारत में जितने भी कार्यरत बैंक है, सभी कार्यरत बैंकों पर एक कड़ी निगरानी रखना स्टार्ट किया, और रखती भी है, ऑब्वियस है। आरबीआई से उस उद्देश्य से बैंक की जितनी भी जमा राशि है, तो बैंक की परिसंपत्ति, जमा राशि, बैंक में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो राजस्व है, उसका एक्सपेंडिचर, उसका लाभ, उसकी हानि, ये सारी चीज का क्या करती है, इवैल्यूएशन करती है। यदि किसी बैंक का जो हेल्थ है वो क्या होता है, प्रतिकूल होता है, तो उसमें बैंक को कैटेगरी फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, आरबीआई क्या करती है कि बैंक पे नजर रखती है, उसकी सारी चीजों पे नजर रखी जाती है। उस पे क्या है, उसकी परिसंपत्ति पे, उसके लाभ पे, उसके हानि पे, इन्वेस्टमेंट पे, सारी चीजों पे क्या रखा जाता है, नजर रखा जाता है। तो इसमें आप देखोगे कि अगर उसका जो हेल्थ है वो प्रतिकूल होता है, तो उसको कैटेगरी फर्स्ट में क्या किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है, उसको कैटेगरी फर्स्ट में रखा जाता है। अब कैटेगरी फर्स्ट के साथ जो बैंक, आरबीआई के कुछ शर्तें लागू होती हैं, जो आरबीआई क्या करता है, उन बैंकों के लिए कुछ शर्तें लागू करता है। जैसे कि यदि बैंक मान लीजिए इंडियन बैंक है, तो आरबीआई उसको लाभांश देने से क्या बोलेगा कि भाई ये जो बैंक है, तो आप जो लाभांश दे रहे हैं, तो लाभांश वितरित करने से रोक सकती है। ठीक है, लाभांश जो है कैटेगरी फर्स्ट में, जो कैटेगरी फर्स्ट है, इसमें क्या कहा जाएगा कि भैया जो लाभ है, लाभ वितरित करने से रोका जा सकता है। भारतीय बैंकों को लाभ क्या करने से, वितरित करने से रोका जा सकता है। ठीक है, वहीं अगर जो विदेशी बैंक है, तो विदेशी बैंकों को संस्थापक को कहा जाएगा, जो फाउंडर है, कि भैया एक काम करो कि आप ना, अगर अपने इस बैंक का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, वो काफी प्रभावित हो रहा है, तो उसके चलते आप क्या कर लो कि अगर हेल्थ प्रभावित हो रहा है तो आप पैसा और इन्वेस्ट कर दो, कैटेगरी फर्स्ट के लिए है। ठीक है ना, कब ऐसा किया जाएगा, जब किसी बैंक का जो हेल्थ है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। हेल्थ कब प्रभावित हो, कैसे हेल्थ प्रभावित होगा पता चलेगा, क्योंकि आरबीआई ऑलरेडी नजर रखती है। तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंतर्गत कुछ निर्देश दिए जाते हैं, कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट में पहले बैंक को अगर उसका हेल्थ प्रभावित होता है, प्रतिकूल होता है, जैसे कि आरबीआई चाहती है वैसा नहीं है, तो उसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाएगा, और उसमें उसको कुछ गाइडलाइन जारी करी जाएंगी। गाइडलाइन जैसे कि कोई अगर भारतीय बैंक है, तो भारतीय बैंक को कहा जाएगा कि भाई आप अपना जो लाभांश वितरित कर रहे हैं, जो डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, शेयर धारकों को, तो वो क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। वहीं अगर विदेशी बैंक है, तो विदेशी बैंक को कहा जाएगा कि भैया एक काम करो, जो आप अपना इसमें पैसा लगाए हो, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, और इन्वेस्ट करने का क्या दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा। अगर तब भी सुधार क्या है, इसके हेल्थ में, मतलब जो बैंक है, मान लो बैंक ए है, मान लो, तो बैंक ए का जो हेल्थ था प्रतिकूल था, तो तब ये कदम उठाए गए थे। अब भी बैंक ए में कोई सुधार नहीं हुआ है, अब भी बैंक जो ए है, बैंक ए में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या है, बैंक ए में कोई सुधार नहीं हुआ। तो अगर बैंक ए में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसको कैटेगरी सेकंड में रखा जाएगा, कैटेगरी सेकंड में रखा जाएगा। और जब उसको कैटेगरी सेकंड में रखा जाएगा, तो आप देखेंगे ऐसे बैंक को पहली वाली शर्तें तो क्या होंगी, ऑलरेडी लागू होंगी। ध्यान रखिएगा, पहली वाली जो भी शर्तें हैं वो पहले से ही ऑलरेडी लागू होंगी, लेकिन इस बैंकों को कुछ और नई क्या है, शर्तें, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कैसे, जैसे दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जैसे कि जो बैंक हैं, तो बैंकों को नई शाखाओं खोलने से क्या किया जाएगा, रोक दिया जा सकता है। ठीक है, उसे नई शाखाएं खोलने रोकने का
निर्देश दिया जाएगा। साथ ही साथ कहा जाएगा कि जो शाखाएं घाटे में चल रही हैं उन शाखाओं को क्या कर दो, आप बंद कर दो। ठीक है, अगर तब भी हेल्थ में कोई सुधार नहीं दिखाई देता, ये सेकंड में मैंने बताया कि सेकंड में बैंक को नई शाखाएं स्थापित, और जो सेकंड कैटेगरी में तो पहली वाली तो शर्त लागू होगी, कोई न्यू ब्रांचेस नहीं खोलेगा। ठीक है, न्यू ब्रांचेस नहीं खोलेगा, न्यू ब्रांच नहीं खोलेगा। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि उसको अगर तब भी उसमें से जो उसके लॉस में चल रही है ब्रांच, तो उसको क्या कर सकता है, बंद भी कर सकता है। अब इसको कैटेगरी थर्ड, अगर तब भी सुधार नहीं होता तो उसको कैटेगरी थर्ड में रखा जाएगा, है ना, कैटेगरी थर्ड में रखा जाएगा। अब कैटेगरी थर्ड में क्या है, तो पहली और दूसरी शर्तें वैसे ही लागू होंगी, ध्यान रखिएगा, पहली और जो दूसरी शर्तें हैं वो वैसे ही लागू होंगी। लेकिन समस्या यहाँ क्या है कि तीसरी अगर कैटेगरी में रख दिया जाता है तो कैटेगरी थर्ड के लिए कुछ और दिशा निर्देश एक्स्ट्रा में जारी किए जाएंगे। जैसे कि पहली दोनों शर्तें ठीक वैसे ही लागू होंगी जैसे कि पहले में और दूसरे में क्या थी, लागू थी। लेकिन इन बैंकों को कहा जाएगा कि भैया तब भी सुधार नहीं हो रहा है तो आप जो अपना मोटा पैसा दे रहे हो अपने बड़े बड़े अधिकारियों को, पदाधिकारियों को, उनके वेतन में क्या कर दो, कटौती कर दो। अगर यह भी संभव नहीं होता है तो बैंक को नया ऋण देने से क्या किया जा सकता है, मना किया जा सकता है। साथ ही कैटेगरी थर्ड की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ उससे जमा राशि लेने से भी क्या किया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। ठीक है, तब बैंक अगर तब भी इसमें कोई सुधार नहीं होता है तब बहुत सिंपल है कि बैंक का विलय कर दिया जाएगा, मर्जर कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ एक चीज तो समझ आ गई कि भाई जो बैंक का मर्जर है, इसकी अगर मैं लगातार आपसे बात कर रहा हूं तो बैंक का क्या है, मर्जर कर दिया जाएगा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि बैंकों का मर्जर तो ऐसे तो नहीं हो जाता होगा कि किसी ने कहा कि चलो बैंकों का मर्जर कर दो और बैंकों का मर्जर हो गया, ऐसे नहीं। उसके लिए पहले कि एक प्रॉपर जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो उसको इन सारी प्रक्रियाओं से क्या होता है, गुजरना पड़ता है अगर बैंक का मर्जर होना है। ठीक है, कब मर्जर होगा ये तो आपने स्वतः, क्योंकि उसका हेल्थ प्रभावित हो रहा था ना, तभी तो उसका मर्जर किया गया ना, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए, आपसे जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले 1.5 सालों में बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ है, तो क्या बैंकों का मर्जर जो बैंकों का नेशनलाइजेशन के अगेंस्ट है, या बैंकों का मर्जर क्या कैपिटलाइजेशन की ओर बढ़ना है? इसमें आपको अपना क्रिटिक एग्जामिन करना है, क्रिकेट एनालिसिस करना है कि आखिर बैंकों का मर्जर क्यों किया जा रहा है। मैंने बताया कि अगर किसी भी बैंक का जो बैंकों का जो हेल्थ है, जो स्वस्थ है, वो प्रतिकूल होता है तो उसको कैटेगरी फर्स्ट में रख करके भारतीय बैंकों को कहा जाता है कि आप अपना जो डिविडेंड दे रहे हैं, जो लाभ दे रहे हैं, वो लोगों को, शेयर होल्डर्स को, वो कम कर दो। विदेशी बैंकों को तो उसको बोला, अगर विदेशी बैंक होता है तो उसके संस्थापक को बोला जाता है कि भाई एक काम करो कि आप अपना पैसा कुछ और निवेश करो। तब भी सुधार नहीं होता है तो दूसरी कैटेगरी में आता है कि न्यू ब्रांचेस खोलने से मना कर दिया जाता है, और जो ब्रांचेस उसकी लॉस में चल रही हैं तो उनको भी बंद कर दिया जाता है। तब भी अगर सुधार नहीं होता है तो कैटेगरी थर्ड में, और कैटेगरी थर्ड में क्या है कि पूरी तरीके से ऋण लेना देना मना कर दिया जाता है। अगर तब भी किसी प्रकार से कोई सुधार नहीं देखा जाता है तो फाइनली उस बैंक को दूसरे बैंक के साथ क्या कर दिया जाता है, मर्जर कर दिया जाता है। तो आपने ये देखा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है ना। तो आपने इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, और मेंस में तो क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि बैंकों का जो मर्जर हुआ है ना। चलिए अगला है जो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, मतलब क्या, इसको स्विफ्ट कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में स्विफ्ट, ठीक है। आपको पता होगा स्विफ्ट में ही आप भूले नहीं होंगे जो नीरव मोदी का केस है, एक्चुअल में इसी से संबंधित है, स्विफ्ट से संबंधित है। क्या हुआ, पीएनबी और नीरव मोदी, याद आ रहा होगा, इसमें से जो नीरव मोदी जी ने कुछ ये स्विफ्ट एक प्रकार का कोड होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं इसका केस बता दूंगा, वरना आप इस सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, है ना। तो चलिए देखिए, जो स्विफ्ट है, एक मिनट हम नया स्लाइड ले लेते हैं, है ना। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये आपका वनडे एग्जाम से लेकर के सारे एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। स्टेट सिविल सर्विस के लिए, पीटी और मेंस के लिए और यूपीएससी के लिए। वनडे एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो कुछ चला नहीं जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्विफ्ट, ये क्या है, स्विफ्ट
इसको फुल फॉर्म मैं बोल देता हूं, वैसे भी आपको नोट्स में होगा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। मतलब क्या, ये कम्युनिकेट करना है, किसी एक से दूसरी ब्रांचेस को जोड़ना है, कम्युनिकेट करना है। अब कैसे, देखिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे 1973 में 7 बड़े बैंकों ने क्या किया, मिलकर इसको तैयार किया। और इसका जो प्रयोग है करीब 1976-77 में, यानी आफ्टर 4 ईयर, 4 सालों के बाद ये व्यवस्था को प्रारंभ करा गया। इस व्यवस्था ने पहले एक उपस्थित व्यवस्था थी, ऐसा नहीं कि पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। तो टेलेक्स है, ये भी एक बैंक से दूसरे बैंक में कम्युनिकेट करने का साधन था। तो टेलेक्स को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसके बाद इस व्यवस्था का प्रयोग किया जाने लगा स्विफ्ट का। तो स्विफ्ट जो टेलेक्स है, टेलेक्स को किसने प्रतिस्थापित किया, स्विफ्ट ने। टेलेक्स क्या थी, ये भी एक बैंक से, एक ब्रांच से दूसरी बैंक की ब्रांच में कम्युनिकेट का एक साधन था, ठीक है। तो 1973 में 1973 में इसका 7 बड़े बैंकों ने इसका क्या किया, मतलब एक तरीके से इसको मिलकर तैयार किया। लेकिन 4 साल बाद यानी 1977 में ये क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए जो इसका जो सर्वर है, ठीक है, इसका जो सर्वर है वो ब्रसल्स में है, सॉरी बेल्जियम के ब्रसल्स में है, वहाँ पे इसका सर्वर रखा गया है, ठीक है। और इस पूरी व्यवस्था से करीब दुनिया के 200 से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा से क्षेत्रों के करीब ज़्यादा 1100 या 1250 बैंक और उसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हैं। मतलब इससे करीब 200 जो भूभाग हैं, 200 भूभागों में से करीब 1100 से ज़्यादा क्या हैं, बैंक और बैंक, सॉरी 1100 बोल रहा हूँ, 11,500 के आसपास है ना, 12,000 अब ऑलमोस्ट हो गई हैं। तो 12,000 से ज़्यादा, सॉरी अगेन मैं इसे लिख देता हूँ, 11,500। तो इतने ब्रांचेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या हैं, इससे जुड़े हुए हैं। अब अगर इसकी बात करते हैं तो बैंक की ये जो स्विफ्ट है, ये बैंक की प्रत्येक जो एक शाखा होती है, उसकी ब्रांच होती है, तो एक विशिष्ट कोड होता है। हर एक बैंक की एक शाखा का, ब्रांच का एक कोड होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये बैंक है, तो इसका एक क्या हो, कोड होता है। और जो ये कोड होगा अल्फा न्यूमरिक होगा, और ये 8 से 11 डिजिट का होगा, 8 से 11 डिजिट का हो सकता है। और ये अल्फा न्यूमरिक हो सकता है, क्या, अल्फा न्यूमरिक हो सकता है, अल्फा न्यूमरिक हो सकता है, ठीक है। यह कोड उस शाखा की एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे कि आपका एक यूनिक आइडेंटिटी क्या होता है, आधार कार्ड है ना, यूनिक आइडेंटिटी है ना। तो सेम एज वैसे कि जो बैंक होता है, तो बैंक की हर एक ब्रांचेस का जितने भी इससे जुड़ा है, तो उसका क्या होता है, एक प्रॉपरली उस शाखा से जितने भी बैंक जुड़े हुए होते हैं, उसका एक स्विफ्ट मतलब एक ये कोड होता है। ये अल्फा न्यूमरिक होता है, और ये 8 से 11 डिजिट का होता है, यानी 8 to 11 डिजिट का ऑलमोस्ट होता है। इसमें अल्फा न्यूमरिक वर्ड यूज किए जाते हैं। हमने यहाँ स्लाइड ले लेते हैं ना। इसके बाद क्या होता है कि स्विफ्ट जो प्लेटफॉर्म है, ये 2 बैंक के बीच वित्तीय संदेश का आदान प्रदान करता है, कम्युनिकेट करता है। मतलब फाइनेंशियल जो मैसेज होता है, इसके माध्यम से, स्विफ्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका क्या किया जाता है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और इसको भेजा जाता है। इस व्यवस्था के माध्यम से क्या होता है कि किसी भी बैंक की एक शाखा से किसी दूसरे बैंक की दूसरी शाखा में एक संदेश भेजा जाता है पैसे ट्रांसफर के लिए। और पैसे ट्रांसफर के लिए एक निवेदन, एक प्रकार का रिक्वेस्ट होता है। ये जो स्विफ्ट है, स्विफ्ट का प्रयोग एक खाते से दूसरे खाते में, इसका जो उद्देश्य होता है वो पैसे का ट्रांसफर करना होता है, निधि का अंतरण करना होता है। मतलब जो स्विफ्ट का जो उपयोग किया जाएगा एक खाते, मतलब एक खाते से दूसरे खाते में। एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो गया क्योंकि आपको पता होगा नीरव मोदी और पीएनबी वाला केस। पहले ये स्विफ्ट एक्चुअल में इकोनॉमी में नहीं, लेकिन देखिए पीटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो पंजाब और नीरव मोदी जी का क्या, सॉरी नीरव मोदी जी तो नहीं अब कहना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मोदी जी के चक्कर में हम इन्हें भी मोदी जी अब, क्योंकि हमारे बाद डिफॉल्टर को अब जी शोभा कम देता है ना। चलिए
तो पीएनबी और जो नीरव मोदी की जो घटना है उस स्विफ्ट का ही प्रयोग इसमें हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो अन्य देशों में जो कार्यरत बैंक हैं तो उनसे नीरव मोदी की कंपनी ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएनबी से कुछ अधिकारियों से सांठगांठ करती है और उन अधिकारियों से गलत तरीके से, अनाधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से इस व्यवस्था का दुरुपयोग करती है और इसी के माध्यम से पंजाब बैंक से क्या कर देती है, दूसरी जगह एक मैसेज करवा देती है उसके अधिकारियों से, ठीक है, और उसको लोन मिल जाता है और वो एक्चुअल में ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पाता, फाइनली डिफॉल्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसी को लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, क्योंकि पीएनबी का उत्तरदायित्व हो गया था, ठीक है ना, तो पीएनबी ने, आपने देखा होगा, LOU लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया गया, तभी ये पैसा क्या हो गया, प्रॉपरली स्विफ्ट के माध्यम से नीरव मोदी को दे दिया गया, क्योंकि मैसेज गया और कि इसकी गारंटी कौन लेगा, पंजाब बैंक लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया में जो इस पूरी प्रक्रिया में देखिए, ये अपना कोई भी किसी प्रकार से ना आरबीआई का और न ही सेबी, इसमें अनुमति लेने की कोई जरूरी नहीं होती है। सेबी में हाँ एक चीज़ है कि सेबी को T+1 के आधार पर इसकी जानकारी प्रदान करना होता है और इच्छुक जो निवेशक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं शेयर, तो उसको क्या किया जाता है, उनको खरीदा या बेचा जा सकता है। तो ये तो हमारा बैंकिंग सिस्टम का क्या रहा, लास्ट ये लेक्चर था और ऑलमोस्ट मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है ना। तो अब हम फिर मिलेंगे और आज 7 बजे, ध्यान रखिएगा 7 बजे आपको लाइव हो जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो आपको 7 बजे लाइव हो जाएगा। दूसरा हम लेक्चर लेंगे इंडियन इकोनॉमी का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट जो भी हैं उसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और जिन स्टूडेंट का पेमेंट नहीं हुआ इस माह का तो आप वो अपना पेमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।